Hello guys, welcome to our YouTube channel. So today we start the chapter in our series of class 10th, chapter resources and development. So this is Mahi Vats, your SST mentor. Start our new chapter with a new excitement and josh. So लेट्स स्टार्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. रिसोर्सेज क्या, संसाधन और विकास. डेवलपमेंट तो तुम लोग समझ ही चुके हो. विकास तो आज के डेट में बहुत चल रहा है. गवर्नमेंट हमारी, जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है वो रुकती है, और जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं करती उसको ज़्यादा अच्छे से नहीं माना जाता है. रिसोर्सेज क्या आते हैं. आप खाना खा रहे हो, आपके पास खाना, वो खाना कहाँ से आ रहा है आपके पास, वो प्लांट्स दे रहा है, प्लांट्स से खा रहा है आपके पास खाना. तो उसकी रिसोर्स क्या हुई, प्लांट्स. अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो आपके पास खाना कहाँ से आएगा. आपके पास वो सोर्स ही नहीं रहेगी, वो रिसोर्स ही नहीं रहेगी जिसकी वजह से आप खाना खा रहे हो. आप टेबल पे बैठ के खा रहे हो, आप बेड पे बैठ के खा रहे हो, वो किससे बना हुआ है, लकड़ी से. अगर वो लकड़ी नहीं रहेगी तो वो फर्नीचर कहाँ से तैयार होगा आपके लिए. सो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि अभी तक क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में. चैप्टर ओवरव्यू. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource. प्रत्येक चीज़ जो कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों को संतुष्ट करने के लिए, जो कि तकनीकी रूप से सुलभ है, आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है. उसको हम बोल सकते हैं रिसोर्स. रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. रिसोर्स क्या है, संसाधन एक कार्य है मानव गतिविधियों का. ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स. जो हम हैं, ह्यूमन बींग्स, दैट मीन्स हम लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं रिसोर्सेज का, संसाधन का. दीज रिसोर्सेज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एंड प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. ये रिसोर्सेज जो होते हैं, जो संसाधन होता है, ये फिनिश्ड गुड्स में, फाइनल गुड्स हमको जो लास्ट उत्पादन मिलता है उसमें बदल के किस चीज़ की मदद से हम लोगों को मैंगो से फ्रूटी मिलती है. कुछ टेक्नोलॉजी लगती होगी, कुछ संस्थानों से पास होती होगी जो इसके ऊपर स्टैम्प्स वगैरह लगती होंगी, तो तब मिल जाके हमको कहीं एंड प्रोडक्ट्स फिनिश्ड गुड्स मिलते हैं. दिस इंटरडिपेंडेंस इज डिपिक्टेड इन द अलोंग साइड फिगर. ये जो परस्पर निर्भरता है इसको दर्शाया गया है साथ साथ एक फिगर में. फिगर आप देख रहे होंगे, ये वाली जो फिगर है हमारी आपको दिख रही होगी. ह्यूमन बींग्स से ही चलता है. अगर मानव है तो संसार है. अगर फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो वो भी ह्यूमन बींग से चलता है. टेक्नोलॉजी की बात करें वो भी ह्यूमन बींग्स से चलती है. और इंस्टीट्यूशन, संस्थान की बात करें वहाँ भी ह्यूमन्स ही होते हैं. तो ये परस्पर निर्भरता दर्शाई गई है प्रकृति के रूप में, तकनीकी के रूप में, और संस्थान. हर चीज़ का में मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे ह्यूमन, हम लोग. अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स हमने पढ़ लिया क्या होता है. अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. रिसोर्स को बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है. पहले देखते हैं ऑरिजिन के बेसिस पे. ऑरिजिन के बेसिस पे दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक बेसिकली वो होते हैं जिनके अंदर जान होती है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं. और अबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. बायोटिक रिसोर्स, दीज रिसोर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ. एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फाउना, फिशरीज. जो रिसोर्सेज बायोस्फीयर से ली जाती है, प्राप्त की जाती है, और उनके अंदर जान होती है, वो भी सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, उनके अंदर ग्रोथ होती है, उसको बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज. एग्जांपल्स में जैसे कि ह्यूमन बींग्स आ गए, फ्लोरा फाउना आ गया, फिशरीज आ गए, ये सब लोग. अबायोटिक रिसोर्सेज, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज. एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स. वो सभी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज. जैसे कि रॉक्स और मेटल्स हो गए. रॉक, अगर कोई पत्थर है तो वो छोटा है तो वो छोटा ही मिलेगा तुमको. कहीं 5 साल बाद देखो, 6 साल बाद देखो, वो तुम्हें बड़ा नहीं होने वाला. वो छोटा है तो छोटा ही रहेगा. अब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी क्या, निर्वात नियता के बेसिस पर, निर्वात नियता के आधार पर किस तरीके से संसाधन को
क्लासिफाई किया गया है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, वो संसाधन जिनको हम दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं, दोबारा से ठीक कर सकते हैं प्राकृतिक रूप से या भौतिक रूप से या मशीनरी प्रोसेस के थ्रू या फिर केमिकली कुछ डाल के, जैसे कि सोलर विंड एनर्जी होती है, वाटर होता है, फॉरेस्ट होता है, वाइल्ड लाइफ होती है। और हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी किसी तरीके से क्लासिफाइड की गई है। कंटिन्यूस रिसोर्स, कंटिन्यूस क्या, जो लगातार, दे आर अवेलेबल कंटिन्यूसली, वो लगातार हमारे पर्यावरण में हमको उपलब्ध है। विंड एंड सोलर एनर्जी, हवा कभी ख़त्म होने वाली है नहीं ना, अगर सन निकल रहा है तो वो कभी ख़त्म थोड़ी होने वाला है, वो तो रोज़ निकलेगा। फ्लो रिसोर्सेज, फ्लो जो बहती हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जैसे कि वाटर हो गया। आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज देखते हैं, दीज कॉम्प्राइज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो भी नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ होती हैं इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब पढ़ते हैं हम अपनी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, एग्जाम्पल मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एटसेट्रा। ये रिसोर्सेज हज़ारों से भी ज़्यादा मिलियन साल लगा देते हैं अपने आप को तैयार होने में। कहते हैं कि कोयले की खान से हीरा निकला है, तो वो कोयले की खान से हीरा कोई 1-2 साल में नहीं मिलने वाला, कम से कम 2030 तक अगर आज से ढूंढने लगोगे तो 2030 तक वो अपने आप को तैयार करेगा, इन 32 में आपको मिल जाएगा। ये एक तरीके का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया। अब पढ़ते हैं हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी डिवाइड किया गया है, रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, वो रिसोर्सेज जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, लाइक मेटल्स। और नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज जिनको हम बस एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बार बार यूज़ नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल रिसोर्स होती है, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रिसोर्सेज, जैसे कि घर हो गया। दीज रिसोर्सेज आर ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत रूप से ये प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, इन पे किसी का अधिकार नहीं होता। कोई प्लॉट हो गया, कोई हाउस हो गया, कोई कार हो गई, कोई वैल हो गई। अब कोई कुआं होता है तो, या कोई गाड़ी होती है या घर होता है, तो हम उसको ये बोलते हैं ना भाई ये हमारा है, हम उसमें किसी और को बाहर अपने नेबर्स को तो बिठा के रहने नहीं देंगे, उसमें हम ही रहेंगे उसमें, सीधी सी बात है। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज होती है जो कि सामुदायिक रूप से संसाधन एकजुट होकर कुछ बनाया जाता है। These resources are accessible to all the members of community, ये रिसोर्सेज जो है ये सुलभ होती हैं हमारे समुदाय के प्रत्येक मेंबर को। पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट हो गए, प्लेग्राउंड हो गए। पब्लिक पार्क्स जो आपने देखा होगा, पार्क्स जो होते हैं उसमें वहाँ पे लिखा थोड़ी रहता है कि भाई आप लोग नहीं जा सकते, हर कोई जा सकता है पब्लिक पार्क्स में। नेशनल रिसोर्सेज, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री आर नेशनल रिसोर्सेज, तकनीकी रूप से तो सारे संसाधन जो भी उपलब्ध है हमारे देश में वो सभी नेशनल रिसोर्सेज ही हैं। All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles and resources therein belongs to the nation। सारे मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड जो भी होती है पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ, ये सभी हमारी नेशनल रिसोर्सेज एक राष्ट्र का हिस्सा है, नेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होती है? द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ओशियनिक रिसोर्सेज 200 नॉटिकल माइल्स से जो होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बिलोंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। नो इंडिविजुअल country can utilize these without the concurrence of international institution। ये जो है ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक संसाधन की रूप तरफ से बिलोंग करती हैं। कोई भी इंडिविजुअल कंट्री जैसे कि भारत हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, वो लोग अपने यूज़ के लिए नहीं ले सकते जब तक हमारी इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हमको एक्सेस ना दे दें कि भाई आप अभी यूज़ कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर भी कुछ रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है, जैसे पोटेंशियल रिसोर्स, द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन येट यूटिलाइज्ड। वो संसाधन जो कि क्षेत्र में मतलब ढूंढ तो लिया है हम लोगों ने, लेकिन अब तक भी, आज तक भी उनका कोई उपयोग नहीं हुआ है।
developed resources, these resources which are surveyed and their quality quantity have been determined for utilization, वो संसाधन जो जिनका निरीक्षण किया जा चुका है और उनकी जो क्वालिटी है उनकी क्वांटिटी है वो डिटरमाइंड होके, मतलब डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होती है जो हमारे उपयोग में आ चुकी है, मतलब पूरी अच्छे तरीके से उनका निरीक्षण हो चुका है और अब उनको बोल देगा भाई आप लोग अब यूज़ कर सकते हो। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डोंट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दैम। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होती है? वो संसाधन जो कि मानव की ज़रूरतों को संतुष्ट करने के लिए तो बहुत है, लेकिन मानव, एक अच्छी बात यह है कि मानव को तकनीकी रूप से किस तरीके से वो सुलभ हैं, किस लिए हमारी हेल्प कर सकते हैं, हम लोगों को नॉलेज ही नहीं है उनको यूज़ करने के बारे में। अब रिजर्व रिसोर्सेज, जैसे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है हमारी वुमेन के लिए, कुछ सीट्स रिजर्व की जाती है SC ST के लिए, वैसे कुछ रिजर्व रिसोर्सेज भी होते हैं। द रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज कैन बी पुट इनटू द यूज विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड येट। ये रिसोर्सेज को हम लोग रख सकते हैं, हम लोग उपयोग के लिए रख सकते हैं तकनीक के मदद से कि कैसे ये यूज़ की जा सकती है, जान सकते हैं कि कैसे भाई इनका उपयोग में कैसे आते हैं, लेकिन अभी तक इनका उपयोग शुरू नहीं हुआ है, अभी तक ये सब चीज़ें शुरू नहीं हुई हैं। दीज कैन बी यूज फॉर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट्स, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी तो हम लोगों को कुछ बचा के जाना है, तो ये हमें फ्यूचर में कुछ कमी ना हो पाए इसलिए कुछ रिसोर्सेज जो है उनको रिजर्व कर दिया जाता है। अब बढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट मतलब विकास, संसाधन के विकास। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज इम्पोर्टेंट टू मीट एवर ग्रोइंग नीड्स ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। संसाधन का जो विकास है वो निरंतर बढ़ता रहना चाहिए मानव जनसंख्या के लिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैड यूज्ड दैम इंडिस्क्रिमिनेटली एंड इट हैड लेड टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मानव है वो इसको एक तो बिना भेदभाव के यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा हम लोग हर चीज़ में कह सकते हैं भाई ये हिंदू का है, ये मुस्लिम का है, लेकिन कभी रिसोर्सेज, कोई पेड़ है या फिर कोई पानी का कहीं टैंक खड़ा हुआ है तो उसमें से तो हम लोग पी सकते हैं ना पानी, हम लोग उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं बिना भेदभाव किए कि ये हिंदू का है, मुस्लिम का है। बेस्ट है कि हमको वो मिल रहा है, हमें उसकी ज़रूरत है, वो हमें मिल रहा है। और ये कुछ पॉइंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स भी ऐड करती है। देखते हैं डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन है वो रिक्तीकरण हो रहा है, उनका रिसोर्सेज खाली होते जा रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट जो है वो कटते जा रहे हैं ड्यू टू एफोरेस्टेशन, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में संरक्षण दे चुके हैं हम संसाधन का, दस वाइडनिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, इसलिए बहुत बड़ा ब्रॉड गैप आ चुका है अमीर और रईस के बीच में। ग्लोबल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, कुछ वैश्विक संकट होते हैं जैसे कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गई, या फिर पर्यावरण दूषित होना, या हमारी ज़मीन का कटाव होना, ये सब चीज़ें हमारी वैश्विक संकट आ जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एफर्ट्स टू अचीव इट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और हमने क्या प्रयास किए इसको अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टुडे एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो स्ट्राइव टू अचीव इट। जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो बहुत महत्वपूर्ण है आज के लिए, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, स्ट्राइव मतलब एफर्ट्स, प्रयास कर रहे हैं इसको प्राप्त करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस रिगार्ड आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। Sustainable economic development is the development that should take place without damaging the environment, and the development in the present should not compromise with the needs of the future generation. Sustainable economic development वो विकास है जो कि हमारे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अपना काम कर लेता है और केवल प्रेजेंट में ही नहीं फ्यूचर जनरेशन की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए वो हमें रिसोर्सेज उपलब्ध कराता है। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट held in Rio de Janeiro in 1992 was attended by more than 100 countries and it endorsed by the global forest principles and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century, that today's century.
जो पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट मीटिंग थी, अर्थ समिट मीटिंग थी, वो रियो डी जेनेरो में हेल्ड हुई थी 1992 में। कम से कम 100 से भी ज़्यादा देश इस मीटिंग में आए थे और इसको समर्थन दिया गया था। एंड्रोज मतलब सपोर्ट किया गया था किसके द्वारा, जो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स हैं। और इस मीटिंग के अंदर एजेंडा 21 हमारा प्राप्त कर लिया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21, कि हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21वीं सदी में किस तरीके से लेकर आना है। अब हमारे कुछ पॉइंट, इसी का पॉइंट है, एजेंडा 21 इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। एजेंडा 21 जो है ये एक घोषणा की गई थी, सारे संसार के लीडर्स जो हैं, नेता जो है, लीडर्स जो है उन्होंने साइन करके दे दिया था 1992 में। एट द कहाँ पे दिया था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED में। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करना है। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बेट एनवायरमेंटल डैमेज। ये एक तरीका था युद्ध का कि हमारा पर्यावरण को नुकसान ना हो, पॉवर्टी ना आए, गरीबी ना आए, डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, जो वैश्विक सहायता के रूप से कोई डिसीज महामारी ना आए, जैसे कि आज की डेट में हमारा कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, इतनी क्रूशियल कंडीशंस हो रही हैं। कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे को जिम्मेदारी शेयर करनी चाहिए, आपसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। एक बहुत बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या था एजेंडा 21 का, कि प्रत्येक स्थानीय सरकार अपना खुद का एजेंडा 21 बनाएगी। अब बढ़ते रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स की प्लानिंग, संसाधन की योजना। प्लानिंग इज नीडेड फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन का उचित रूप से प्रयोग करने के लिए योजना तो ज़रूरी है। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज एंड डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ विच बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर निश्चित संसाधन जो है उनकी तो बहुत कमी नहीं है, मतलब किसी में तो वो बहुत भरपूर है, जितने होने चाहिए उनके पास है, लेकिन कुछ में वो बहुत ज़्यादा लैक है, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है उनके पास। किसकी वजह से? बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग जो है इसको ज़रूरत है नेशनल, राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय, स्थानीय, हर स्तर पर होने के लिए। कुछ एग्जांपल्स देखो आपको क्लियर करेंगे। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर। अरुणाचल प्रदेश के पास बहुत प्रचुरता है पानी की। अबंडेंस मतलब कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में वाटर। बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब ढांचागत, जो वहाँ के रोड्स हैं, वहाँ के ब्रिजेज हैं, वहाँ के कैनल्स हैं, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का अच्छा नहीं है। राजस्थान के पास हैज़ अबंडेंस ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। राजस्थान के पास पानी की तो हमें पता ही है, बचपन से सुनते आते हैं कि भाई राजस्थान में पानी की बहुत कमी होती है, तो वहाँ पे पानी की कमी है, लेकिन सोलर एंड विंड एनर्जी वहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाएगी। कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डिफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल। जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख का, उसके पास बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन ये पानी की कमी है, यहाँ पे पानी न्यूनतम रूप में उपलब्ध है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और कुछ मिनरल्स है जो कि नहीं है। स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कॉयल डिपॉजिट बट लैक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो कुछ राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये मिनरल्स में तो बहुत रिच है, लेकिन कॉयल डिपॉजिट्स में और मिनरल्स में तो भरपूर है, इनके पास है जितना होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब बढ़ते रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत में कैसे हम लोगों ने योजना बनाई संसाधन को अच्छे से यूज़ करने के लिए। इंडिया हैज़ मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स टू अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1947 में हम लोगों का देश आज़ाद हुआ और उसके बाद तुमने भी सुना होगा पंचवर्षीय योजना एक चली थी। इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? कि हमारी रिसोर्स प्लानिंग को अच्छे से अच्छा बनाया जाए। संसाधन की योजना के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे हमारे भारत ने। ये 3 स्टेप्स में बहुत कठिन प्रोसेस था और 3 स्टेप्स में पूरा होता था। पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री। पहले पहचान की जाती थी संसाधन की और उसके बाद सूची बनाई जाती थी। किस तरीके से? सर्वाइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। निरीक्षण करके, मैप से,
क्वालिटेटिव क्वालिटी कैसी है वहाँ की, और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कितनी क्वांटिटी में वो अनुमान है कि हमारे पास, मतलब गुणों कैसे, गुणात्मक अनुमान, और न्यूमेरिकल क्वांटिटी कितनी है उसकी, मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, और उसके बाद इन संसाधन को मापा भी जाता था। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडाउड विद टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। कि आपको ये चैप्टर, ये पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे बचे हुए चैप्टर की बात करेंगे, सॉइल रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, टाइप ऑफ सॉइल्स, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। सो एन्जॉय दिस पार्ट एंड वेट फॉर पार्ट 2। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।